नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कक्षा 11 की जो आरोह पुस्तक है उसमें नेहरू जी का एक अध्याय जोड़ा गया है। जवाहरलाल नेहरू जी का हिंदुस्तान की कहानी। उस हिंदुस्तान की जो कहानी है उसका एक अंश है, वो यहाँ पर अपन उस अंश का अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सारगर्भित रचना है। सबसे पहले अपन लोग हैं वो नेहरू जी के परिचय के बारे में थोड़ा जानेंगे कि नेहरू जी कौन थे, क्या थे, किस प्रकार से इन्होंने ये लिखा है। उन सभी के बारे में जानने के बाद अपन आगे है उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका जन्म 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। उनकी आत्मकथा है मेरी कहानी। ठीक है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा कौन सी है, तो मेरी कहानी नाम से अच्छा प्रश्न बनता है द्वितीय श्रेणी के लिए। इसके अलावा विश्व के इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये सारी जो रचनाएं हैं वो ध्यान रखना अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे यूनिवर्सिटी से, ऐसे विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की जहाँ पर हिंदी का मतलब कोई बोलबाला ही नहीं था, तो इन्होंने अंग्रेजी में ही लिखा है। इनमें एक तो मेरी कहानी बहुत ही अच्छी रचना है, दूसरी पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये दो रचनाएं अगर जीवन में आपको कभी मौका मिले, जो लग जाओ, आराम से घर परिवार में रहो, उस समय इन दो रचनाओं को जरूर पढ़ना अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी सारगर्भित शिक्षाप्रद रचनाएं हैं ये दोनों ही। इसके अलावा इन्होंने लिखा हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया। लेखों और भाषणों का संग्रह है इनमें। किसमें? लड़खड़ाती दुनिया आदि। इसमें नेहरू जी के द्वारा दिए गए भाषण हैं और कुछ निबंध लिखे थे, उनका संग्रह है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मेरी कहानी आत्मकथा, द्वितीय श्रेणी में तो अक्सर यहीं से प्रश्न उठा लिया जाता है। हो सकता है व्याख्याता भर्ती में यहाँ से उठा ले। अगला सोचिए कि यहाँ तक बंदा पढ़ता पढ़ता आ गया, यहाँ तक देखता है उसका दिमाग कितना चलता है, तो पूछा जाए कि नेहरू जी की कौन सी रचना है जिसमें लेखों और भाषणों का संग्रह है, तो लड़खड़ाती दुनिया। ठीक है ना, आराम से याद हो जाएंगी ये। 1964 में इस महान विभूति का क्या हो गया था? देहांत हो गया। जवाहरलाल नेहरू हैं, उनका जन्म इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ, यानी बहुत अच्छे पैसे वाले घर में पैदा हुए थे। पिता बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा बचपन में तो घर पर ही हुई, लेकिन बाद में इन्होंने इंग्लैंड के हेरों और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर इंग्लिश में ही शिक्षा प्राप्त की थी, वकालत की। वहाँ से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा, यानी दोनों गुरु शिष्य के रूप में रहे हैं जीवन भर। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और नेहरू जी जो हैं, उन्होंने गांधी जी के बदौलती भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। उनकी जो पुकार है गांधी जी की, उस पर नेहरू जी ने पढ़ाई छोड़ करके आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें जुट गए। आगे चल करके 1929 में ये प्रश्न अच्छा बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। ये तो जीके में भी अक्सर पूछा जाता है कि नेहरू जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? लाहौर अधिवेशन में। कब? तो 1929 में। और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी और नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की रहा, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत रही है। 1947 के में जब भारत आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का इन्हें गौरव प्राप्त है, और वो भारत के निर्माण में अंत तक जुटे भी रहे हैं। उन्होंने देश के विकास के लिए अनेक बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं भी बनाई हैं। आर्थिक और औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर के साहित्य, कला, संस्कृति आदि सभी के क्षेत्र में मतलब भारत ने उन्नति की है। नेहरू जी बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के नाम से बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। शांति, अहिंसा और मानवतावाद के ये हमेशा हिमायती रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांत इनके बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अगर पहचान दिलाई तो नेहरू जी की ये सबसे बड़ी खासियत है कि इन्होंने विश्व शांति का नारा दिया और पंचशील सिद्धांत भी इन्हीं का दिया हुआ है। यहाँ पर जो पाठ है वो हिंदुस्तान की कहानी, इनकी जो पुस्तक है उसका 5वां अध्याय लिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 3 प्रश्न बहुत शानदार बनेंगे। भारत माता किस रचना से लिया गया है?
हिंदुस्तान की कहानी। कौन सा अध्याय है? 5वां अध्याय। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी से भाषांतरण मतलब अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया गया। 3 ही प्रश्न एक ही पंक्ति में बनते हैं। इस पंक्ति को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। हर एक चैप्टर की ये जो पाठ परिचय वाली पंक्तियां हैं ना, उनको खास तौर से ध्यान रखना। नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में, यानी उस समय जुलूस जलसे हुआ करते थे, सभाएं हुआ करती थी, आज़ादी का दौर था, तो आम लोगों को वो जाकर के वहाँ पर बताते थे, यानी गांव गांव घूमते थे नेहरू जी। अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस पर अपार फैलाव के बीच एकता में क्या आधार है, यानी किस वजह से भारत एक है, वो भी बताएंगे। क्यों भारत एक देश है? जिसके सभी हिस्सों की चयनित, इसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। और इसी क्रम में ये जो पाठ है वो पंडित नेहरू ने भारत माता जो शब्द है ना, उसके बारे में स्पेशली चर्चा की कि भारत माता कौन है। इस पर विचार किया और उसका निष्कर्ष भी निकाला कि भारत माता की जय का मतलब क्या होता है। भारत माता मतलब एक कोई जैसे अपने लक्ष्मी जी हैं, दुर्गा जी हैं, वैसे नहीं हैं। जबकि नेहरू जी ने बताया कि यहाँ के जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं उनकी जय, तथा उनकी जय को करोड़ों करोड़ों लोगों की जय की जरूरत नहीं है। अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अब विराट और प्रस्तुति करना, यानी भारत माता है, यहाँ पर करोड़ों जो लोग रहते हैं ना, उनको ही भारत माता की जय है, यानी वही भारत माता है। अब इस अध्याय को अपन पढ़ेंगे तो सारी बात अपने क्लियर हो जाएगी। भारत माता, ठीक है। अक्सर जब मैं जलसे से एक दूसरे जलसे में जाया करता था, यानी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे, तो इस तरह चक्कर काटता रहता, यानी पूरे देश का भ्रमण किया है नेहरू जी ने। तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने ही इस हिंदुस्तान या फिर भारत की चर्चा करता था कि हिंदुस्तान और भारत में क्या समानता है, क्या कैसा लग रहा है। तो भारत एक संस्कृत शब्द है। ये भारत जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। यानी ये कोई जाति थी और उसका कोई संस्थापक था ना, उसका नाम था भरत। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था क्योंकि वहाँ पर सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने होते थे, क्योंकि शहरों के लोग हैं वो तरह तरह की बातें करते और ज़्यादा समझदार थे, वो ध्यान ही नहीं देते थे नेहरू जी की बात पर। तो और उन्होंने दूसरी किस्म की गीज़ा की ज़रूरत थी, यानी दूसरी किस्म की कोई मतलब शिक्षा होती है, उनकी उनको ज़रूरत थी। इसलिए उनको समझ में नहीं आती थी ये बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको अलग तरीके की मतलब खुराक खुराक देने की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद होता है, यानी जो किसान होते हैं वो बिल्कुल सीमित क्षेत्र में ही होते हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं सोचते हैं, बेचारे खेत में जाते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता और उसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। जैसे एक तो दक्षिण उत्तर में होगा, एक नीचे का हिस्सा दक्षिण में, यानी दोनों काफ़ी दूरी पर हैं, परंतु फिर भी वहाँ के संस्कार हैं, वहाँ की भाषा है, वहाँ का रहन सहन है, वो मतलब कल्चर उनका है, वो सेम सा ही है, सामान्य मिलता है भारत में। तो फिर भी हिंदुस्तान क्या है? एक था। मैं उन मसलों पर जिक्र करता था जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का क्षेत्र में कितना बड़ा भारत देश है कि किसानों के लिए यह साथ है, यानी किसानों के लिए ये क्या थे? एक तरह से शासक ही थे। और स्वराज्य का जिक्र करता था, वहाँ पर स्वराज्य का क्या जिक्र करता था कि अपना हिंदुस्तान है, उसमें अपना ही राज्य होना चाहिए, अपने ही देश का शासन होना चाहिए, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। यानी कोई ये थोड़े से लोगों की बात नहीं थी, हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए तो सभी को फ़ायदा होना है। उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रे, ये दर्रे हैं उत्तर पश्चिम में। खैबर के दर्रे से लेकर के दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का ये हाल बताता, यानी मैं दूर दूर तक जाता, एक दूसरे के बारे में बताता और ये कहता कि सभी जगह के किसान मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि सारे किसान एक ही बात करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें सबकी समान है किसानों की, यानी गरीबों, मजदूरों और कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे और ज़मींदार महाजन, कड़े लगान और सूद और पुलिस के जुल्म, ये सारे किसानों पर ही हुआ करते थे और आज भी ये किसानों पर ही होते हैं। ये सभी
बातें गूंथी हुई थी, यानी जितने भी किसान हैं उनकी स्थिति यही थी और जो यथातथ आज भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ इनमें। उस ठड्डे के साथ में जिसे एक विदेशी सरकार है, यानी एक ज़बरदस्ती के साथ में विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा है। किसान कहते हैं कि हम पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लगान लेते हैं, ज़मींदार होते हैं, महाजन होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं वो। तो इनसे हमें छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, सभी किसानों को यही चाहिए था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग जो हैं सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचें, यानी बहुत बड़ी हिंदुस्तान है उसके बारे में सोचें। दुनिया काफ़ी बड़ी है, इस पूरा संसार के बारे में भी सोचना चाहिए, जिससे हम एक जूझ रहे हैं, यानी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिशीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया और होनवे दशमकशों का जिक्र भी करता था, यानी विदेशों का जिक्र भी नेहरू जी उनके साथ करते। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता, यानी सोवियत यूनियन है वहाँ पर भी किस प्रकार की हरकतें होती हैं वो भी उनको बताया करते थे नेहरू जी। कि मैं कहता कि अमेरिका में ने कैसी तरक्की की, यानी अमेरिका कैसे आगे निकल गया। यह काम आसान नहीं था, यानी ये अमेरिका के लिए आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने समझ रखा था वैसे मुश्किल भी काम नहीं था। ये जितना आसान नहीं था तो उतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ, इसकी वजह से यही था कि हमारे पुराने जो महाकाव्य हैं, उन्होंने पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें एक देश की कल्पना करा दी गई थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे मुझे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी है, यानी बहुत बड़े बड़े केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वहाँ की यात्रा कर रखी है बूढ़े बुजुर्गों ने, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर, या हमें पुरानी सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या फिर ध्रुवों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां भी की थी। कुछ लोगों ने क्या किया, नौकरियां भी की। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले के समझ में आ गया था, यानी सन 30 के बाद में जो आर्थिक मंदी आन पड़ी थी ना भारत देश पे, वो बड़ी समस्या थी। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय, यानी लोग भारत माता की जय के नाम से करते कि नेहरू जी आए हैं। इस नारे से जोर के साथ में जय जोर लगा करके किया जाता था कि भारत माता की जय। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे का क्या मतलब, क्या आप लोग क्यों दे रहे हो, तो ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवालों से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता है, यानी उन्हें आश्चर्य होता है कि ये अजीब सा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, है ना, उत्सुक और आश्चर्य होता। और कुछ जवाब न बनता था, न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या फिर मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने अनगिनत पीढ़ियों से, एक कोई हट्टा कट्टा जाट मिल गया उनको उनको अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया, यानी काफ़ी समय से उनके पुरखे किसानी करते आ रहे हैं। जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। अब अपन भारत माता धरती को इसीलिए कहते हैं, यहाँ से वो शब्द निकला। आगे बात समझ में, कौन सी धरती। अब नेहरू जी फिर प्रश्न कर बैठे, तेरे खास गांव की धरती है, या जिले, या फिर सूबे की, या फिर सारे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब क्या है, यानी धरती कौन सी। धरती तो बहुत बड़ी है, धरती तो विदेश में भी है, अमेरिका वाली तो भारत माता ही होगी फिर तो। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब करके मुझसे ही कहने लगते मैं बताऊं, यानी बेचारे गांव के किसान हुआ करते थे, वो परेशान हो जाते कि साहब अब आप ही बताओ, हमारे बस का सौदा नहीं रहा। उन्होंने दे दिया अपना जवाब धरती का। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्हें समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं, यानी ये सभी हमारे लिए क्या हैं, प्रिय हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन आखिरकार जिसकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग और उनके और मेरे जैसे लोग जो इस देश भर में फैले हुए हैं, यानी नदी पहाड़ों के अलावा हिंदुस्तान के लोग में। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। तो नेहरू जी का जवाब क्या था, भारत माता की जय का मतलब लाखों करोड़ों जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी जय, है ना, और भारत माता की जय वही है। से मतलब ये हुआ कि लोगों की जय करना, यानी भारत माता की जय करेंगे तो अपन सभी स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, अपने अपने तरीके से रहेंगे, तो अपन सभी की जय होगी। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, यानी आप सभी अंश हो। एक तरफ से तुम ही भारत माता हो
और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते गए उनकी आंखों में चमक आ जाती। इस तरह मानो उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज कर ली है, यानी भारत माता को खोज लिया कि भारत माता है कौन। तो नेहरू जी ने भारत माता किसको बताया है? भारत के करोड़ों लाखों लोगों को। और अगर यहाँ पर अच्छा प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि एक जाट किसान ने उनको किसको बताया, तो धरती को बताया था, है ना, कि भारत माता कौन है? धरती है। तो धरती कौन सी? फिर उलझा दिया बेचारे को नेहरू जी ने, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे थे। अब पढ़ा लिखा आदमी एक गांव के अनपढ़ को तो कैसे भी उलझा सकता है। वैसे ही उसकी समस्या होगी तो वो नेहरू जी से प्रश्न कर बैठा। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा पाठ आपको आराम से समझ में आया होगा। इसमें बस इतना ही कहना चाहते हैं नेहरू जी कि भाई भारत माता कौन है। उस भारत माता के बारे में नेहरू जी लोगों से बातें चीतें करते थे और करते थे। और ये अध्याय किस रचना से लिया गया है, बस ये 2-3, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, कौन सा अध्याय है, ये वाली बातें थोड़ी सी खास तौर से ध्यान रखना। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि छोटा सा अध्याय आराम से समझ में आया होगा। कल से अपने इसका पद्य भी पढ़ेंगे, गद्य तो पूरे हो गए हैं, फिर पद्य की चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद। अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि और भी विद्यार्थी लाभान्वित हो जाए।